अब हम बात करते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट की। उसके लिए 2x2 की तरह ही हम शुरुआत करते हैं कि अगर हमारे पास में दो तीन इक्वेशंस हों जहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं, तो मैं जनरल फॉर्म से यहाँ पर शुरुआत करूँगा। तो अगर हमें इन्हें सोल्व करना तो हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए y के कोफिशिएंट को मैंने इक्वल कर लिया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को माइनस किया, y के कोफिशिएंट को गायब किया, और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर मेरे पास x और z में इक्वेशन आ गई। इसी तरह सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, y कोफिशिएंट गायब किया, और यहाँ पर मेरे पास फिर से x और z के अंदर एक नई इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई है x और z के अंदर। फिर हम लोग जो बिल्कुल जनरल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे। z का कोफिशिएंट मैंने सेम करना है, तो z के कोफिशिएंट को मैंने दोनों इक्वेशन को इस हिसाब से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली इक्वेशन को माइनस किया, और z का कोफिशिएंट सेम होने की वजह से मैंने उसको हटा दिया। अब इसको जब मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो मेरे पास में x की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इसको पहले सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद इसी तरह से y की वैल्यू और इसी तरह से z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। अब आप देखेंगे जो इनका डिनोमिनेटर है तीनों का वो बिल्कुल सेम है, और यही जो सेम चीज होती है इसी को हम लोग नाम देते हैं डिटर्मिनेंट। कि जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा इस इन इक्वेशंस का, उसका डिटर्मिनेंट होगा ये। अब वहां पर हमने समझ लिया था कि मैट्रिक्स की हेल्प से डिटर्मिनेंट की फॉर्म एक्सपेंड कैसे होगी, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड होकर ये कैसे बनेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि मेरे पास में जो मैट्रिक्स के अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, डिटर्मिनेंट की जहाँ से वैल्यू निकालनी थी, इस अरेंजमेंट से मैं इस तक कैसे पहुँच सकता हूँ, कुछ याद करने के लिए होना चाहिए ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है मैं उनको एज इट इज़ लास्ट में उठाकर लिख रहा हूँ। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, पहले एलिमेंट से ए ई आई डायगोनली वो आपको एलिमेंट दिख जाएगा, फिर बी एफ जी वो हमारे पास एलिमेंट आया, फिर प्लस सी डी एच विजिबल है। अब नेगेटिव टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी ई जी, फिर माइनस ए एफ एच, फिर माइनस बी डी आई। ये इस तरह से अगर हम एक्सपेंड करें तो इसकी जो डिटरमिनेंट की फॉर्म है वो बन सकती है। ये तरीका सारस रूल्स के नाम से जाना जाता है, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन जेपी सारस ने दिया था। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर काम करता था, बाकी के ऊपर काम ये नहीं करता था। इसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं पियरे सिमन लाप्लास। उन्होंने एक जनरल मेथड दिया, किसी भी साइज की मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उससे निकाला जा सकता है, और उन्होंने डिटर्मिनेंट को माइनर्स और कोफैक्टर की टर्म में एक्सप्लेन किया। अब ये माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मुझे उसके माइनर्स निकालने हैं। मैं अगर मुझे एलिमेंट ए का माइनर निकालना है तो जिस रो में ए है उसको गायब किया, जिस कॉलम में गायब है उसको किया, जो बच गए एलिमेंट्स उनका मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया, इसका माइनर होगा सिंप्लीफाई करके। ऐसे अगर मुझे एफ का माइनर निकालना है तो जिस रो में एफ है और जिस कॉलम में एफ है उनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट उसका माइनर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं एच के लिए। एच वाली रो गायब की, एच वाला कॉलम गायब किया, जो एलिमेंट्स बच गए उनका मैंने डिटर्मिनेंट बना लिया, ये मेरा माइनर हो गया। एक दूसरी टर्म आती है कोफैक्टर। कोफैक्टर में फर्क क्या होता है, कोफैक्टर में जो जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको एक सिंबल दे दिया जाता है, प्लस का या माइनस का साइन दे दिया जाता है। और वो साइन किस हिसाब से दिया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर साइड में एक मैट्रिक्स दिख रही है, प्लस माइनस प्लस एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलता रहता है। ऐसे सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, ये इस तरह से सीक्वेंस में चलता रहता है। इसको याद करने के लिए ऐसे किया जा सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट को आप प्लस देना है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट आप जिस भी डायरेक्शन में जाएं उसको माइनस देना है, उसके बाद प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में चलता रहता है। अब समझते हैं कोफैक्टर। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो फर्स्ट एलिमेंट का तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा ए की पोजीशन पर साइन कौन सा है, मैं वो साइन लिखूंगा, और उसके बाद बिल्कुल माइनर वाले प्रोसीजर की तरह से ए वाली रो और ए वाला कॉलम गायब करके जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट। अब अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो एफ के लिए
तो एफ वाली पोजीशन पर साइन कौन सा है, माइनस का, मैंने माइनस लिख लिया। फिर एफ वाली रो और एफ वाला कॉलम गायब करने के बाद में मेरे पास जो एलिमेंट बचे उनका मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट। ये कोफैक्टर हो गया एफ का, सोल्व करेंगे जब आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ एच निकालना हो तो एच वाली पोजीशन देखिए मैंने, उस पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो मैंने माइनस लिख लिया। फिर एच वाला रो गायब किया, एच वाला कॉलम गायब किया, जो एलिमेंट्स बच गए उनका मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास में बन गया कोफैक्टर ऑफ एच। अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ डिफरेंस एक साइन का है, और वो साइन एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। उसके लिए मैंने आपको साइड में एक अलग से मैट्रिक्स की दी है कि किस पोजीशन के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। अब ये देख लिया हमने माइनर और कोफैक्टर है क्या। अब देखते हैं जो लाप्लास ने तरीका दिया था वो क्या था डिटरमिनेंट को निकालने का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मैट्रिक्स थी और साइड में कोफैक्टर निकालने के लिए जो था उसको लेते हैं। ये मुझे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, सिंबल्स मैंने लिख लिए। सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें जो लाप्लास ने तरीका दिया था इसमें हम किसी भी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं अपने डिटरमिनेंट को। अभी पहले मैं एग्जांपल देता हूं, रो 1 फर्स्ट रो के हिसाब से कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन है प्लस, तो मैंने प्लस ए लिख लिया। अब प्लस ए वाली रो और कॉलम गायब किए पहले की तरह, और जो मेरे पास में एलिमेंट्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट। फिर रो 1 का सेकेंड एलिमेंट है मेरे पास बी और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन है माइनस, तो मैंने माइनस बी लिख लिया। अब बी वाली रो गायब की और उसका कॉलम गायब किया, जो एलिमेंट्स बच गए उनका मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया। इसी प्रोसीजर के साथ रो 1 का थर्ड एलिमेंट है सी और कोरस्पॉन्डिंग साइन है प्लस, तो मैंने प्लस सी लिख लिया। और प्लस सी वाली रो गायब की, कॉलम गायब किया प्लस सी वाला, और उसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए वो मैंने लिख लिए। अब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, डिटर्मिनेंट्स को 2x2 को मैं सोल्व करना था तो मेरे पास में ये आ गया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये जो मेरा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है सोल्व करके बड़े इजीली आ जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा लेजिटिमेट था, ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए लगा सकते थे। अब ये रो 1 के मैंने रिस्पेक्ट में किया, हम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें मैं इसको कॉलम 2 जो सेकंड कॉलम है मैं उसके रिस्पेक्ट में करूंगा। तो कॉलम 2 का मेरे पास में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है बी और कोरस्पॉन्डिंग साइन है माइनस, तो मैंने सबसे पहले माइनस बी लिखा। फिर सेम प्रोसीजर, बी वाली रो और बी वाला कॉलम गायब किया, जो एलिमेंट्स बच गए उनका मैंने डिटरमिनेंट लिख लिया। अब कॉलम 2 का मेरे पास में सेकेंड एलिमेंट है ई का कोरस्पॉन्डिंग साइन प्लस, और इसलिए मैंने प्लस ई लिख लिया। फिर ई वाला रो गायब, ई वाला कॉलम गायब, और जो बच गए मेरे पास में एलिमेंट्स मैंने उनको लिख लिया। फिर मेरे पास में जो सेकंड कॉलम था उसका थर्ड लास्ट एलिमेंट था एच, कोरस्पॉन्डिंग साइन माइनस, तो मैंने सबसे पहले लिखा माइनस एच। फिर एच वाला रो गायब, एच वाला कॉलम गायब, जो एलिमेंट्स बचे उनका मैंने लिख लिया डिटरमिनेंट। इन डिटरमिनेंट्स को 2/2 को हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके मेरे पास में ये आ जाएगा। जब इसको ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, और जब आप इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ऑर्डर आगे पीछे करेंगे, तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक जनरल बड़ा ही बेसिक सा तरीका था उसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का 3x3 के। आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने वाली एक बात आप याद रख सकते हैं कि जिस भी रो या कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, हम उसके रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करेंगे तो जीरो की वजह से अधिकतर चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जीरो आ जाएंगी, तो आंसर इजीली निकल जाएगा। आंसर हमेशा सेम ही आएगा आप किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो। ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट 3x3 का। अभी मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूं डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का, उसको आप एक बार दोबारा देखिए जिसके रिस्पेक्ट से हमने किया है। रो 1 वाला मैं लिख देता हूं, ये देखिए, ये इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जिसका डिटरमिनेंट निकालना है उसका रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन लिखा है मैंने, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया। इसको आप याद कर सकते हैं।